बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अजीम शरीफ, योर फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा लेक्चर है वो नॉलेज 4.4 है। नॉलेज 4.4 को जो टाइटल दिया है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। तो इस नॉलेज में हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क को अंडरस्टैंड करना है बेटा। अच्छा, अब इसमें जो एसएलओ कवर होगा वो है यहां पे डिफाइन एंड कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो इस एसएलओ में बेसिकली बेटा हमने दो पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है। एक तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और दूसरा यहां पे हम एंगुलर मोमेंटम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को देखो तो इसके अंदर बेटा एक वर्ड नजर आ रहा है इनर्शिया, और मैं आई थिंक मैट्रिक में आपने इनर्शिया के बारे में स्टडी भी किया होगा। तो इनर्शिया को मैं थोड़ा सा रिवाइज करने लगा हूं। इनर्शिया क्या होता है? सबसे पहले आसान सी डेफिनेशन जो आपने पढ़ी हुई है वो ये है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट। स्टेट को बरकरार रखने वाली जो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसे आप इनर्शिया कहते हो। बेटा जब ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा तो उस केस में होगा क्या कि जब भी आप फोर्स लगाओगे, उसकी स्टेट को बदलना चाहोगे तो उसने एक अपोजिशन देनी है। तो इनर्शिया हम उस अपोजिशन का नाम है जो कि ऑब्जेक्ट देता है जब भी हम एफर्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्टेट में क्या आए, चेंज आए। तो दूसरे अल्फाज में हम इनर्शिया को डिफाइन करते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट द चेंज इन स्टेट। स्टेट में तब्दीली के खिलाफ ऑब्जेक्ट जो अपोजिशन ऑफर करता है उस अपोजिशन को आप क्या कहते हो? इनर्शिया का नाम देते हो। अच्छा, एक और तरह से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। बेटा देखो, जब आप स्टेट को बदलना चाह रहे हो तो बेसिकली उस वक्त आप ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाह रहे हो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट को बदलने नहीं देता तो इसका मतलब वो अपने अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने नहीं देना चाह रहा। तो हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है इट इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट द एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इजीली एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब है उसका इनर्शिया कम है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने में हमें ज्यादा दिक्कत आती है तो इट मींस उस केस में उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो है वो ज्यादा है। तो बेटा ये थोड़ा सा मैंने आपको इनर्शिया के हवाले से बताया। अब जो इनर्शिया होता है बेटा ये भी दो तरह का होता है, एक लीनियर इनर्शिया और एक है रोटेशनल इनर्शिया। तो बेटा इन दोनों को अगर आप देखो तो लीनियर इनर्शिया कब होगा? जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लीनियर मोशन की स्टेट को बदलना चाह रहे हो तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट अपोजिशन ऑफर करेगा उसे आप लीनियर इनर्शिया का नाम देते हो। और अगर आप इस इनर्शिया को मेजर करना चाह रहे हो तो आप मैस को मेजर करते हो। लीनियर इनर्शिया इज मेजर्ड बाय मैस। मैस इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लीनियर इनर्शिया। अब दूसरी तरफ आते हैं कि ये जो अपोजिशन वाली प्रॉपर्टी है ये सिर्फ लीनियर मोशन की स्टेट को बदलने के खिलाफ नहीं होती, बल्कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट भी कोशिश करता है कि अपनी उस रोटेशनल मोशन वाली स्टेट को मेंटेन करे, उसको चेंज होने से रोकता है। तो उसको आप कहते हो रोटेशनल इनर्शिया। तो रोटेशनल इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। तो बेटा ये एक नई टर्म आपने पढ़ ली अभी रोटेशनल इनर्शिया के हवाले से। अब ये दोनों इनर्शियाज, अगर रोटेशनल इनर्शिया की बात करते हो, रोटेशनल इनर्शिया को मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी मेजर करते हैं विच इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिससे हम क्या कहते हैं बेटा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ आते हैं कि ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है और इसको कैसे मेजर किया जाएगा, कौन से फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं
जो हमें रोटेशनल इनर्शिया की तरफ लेके जाएंगे। तो बेटा इस चीज से पहले एक बात आप याद रखो कि यहां पे अगर आप लीनियर मोशन में बात करोगे तो वहां पे जो एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है। तो लीनियर इनर्शिया इज अ अपोजिशन अगेंस्ट द लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन जब आप रोटेशनल मोशन की बात करोगे तो वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा बेटा? जी मेरे बच्चे, रोटेशनल इनर्शिया जब रोटेशन हो रही होती है तो वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन होता है? वहां पे रोटेशनल एक्सेलरेशन होता है बेटा, जिसे आप एंगुलर एक्सेलरेशन भी कहते हो। तो जो रोटेशनल इनर्शिया होता है इट इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट द एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी जिस ऑब्जेक्ट के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन आसानी से प्रोड्यूस हो जाएगा आप कहोगे उसका रोटेशनल इनर्शिया कम है, और जिसमें मुश्किल से प्रोड्यूस होगा यानी ऑब्जेक्ट अपनी रोटेशनल स्टेट को बदलने नहीं देना चाह रहा और जितनी ज्यादा दिक्कत होगी आप कहोगे उस ऑब्जेक्ट का जो रोटेशनल इनर्शिया है वो उतना ही ज्यादा है। अब बात आती है कि जो रोटेशनल इनर्शिया है जिस क्वांटिटी से मेजर होता है, जिसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा है, उसको देखना है कि वो कैसे मेजर किया जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आप ऐसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल रोटेशनल मोशन में वैसा ही होता है जैसा लीनियर मोशन में मैस का होता है, क्योंकि लीनियर मोशन में इनर्शिया को मैस मेजर करती है और रोटेशनल मोशन में इनर्शिया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करता है। तो हम ये बात कर देते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया is a rotational analogous of mass. Moment of inertia is a rotational analogous of mass. Moment of inertia plays the same role in rotational motion as mass plays in linear motion. तो बेटा खैर अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अंडरस्टैंड करते हैं कि देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। इस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात याद रखो कि हम अगर रोटेशनल इनर्शिया को जज करना चाह रहे हैं या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जज करना चाह रहे हैं तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन को देख लेते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा आप कहोगे उसका रोटेशनल इनर्शिया कम है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट होगा इसका रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। उसके लिए हम एक सिमुलेशन की तरफ आते हैं बेटा। तो बेटा ये यहां पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यहां पे बना हुआ है, ये समझिए एक सॉलिड स्फीयर है, ये मैंने टिक किया हुआ है सॉलिड स्फीयर को। तो इस सॉलिड स्फीयर को रोटेट करने की बात करते हैं। अच्छा आप मुझे बता सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव करवाना है तो मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है? जी मेरा बेटा आयमा जका, फोर्स लगाना पड़ेगी बेटा। फोर्स अप्लाई करेंगे तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब आप रोटेशनल मोशन की बात करते हो तो बताओ रोटेशन में यह काम कौन करेगा फोर्स का? जी मेरे बेटा कौन करेगा ये काम? टॉर्क। आपने टॉर्क को पढ़ा होगा। टॉर्क वही रोल, तो टॉर्क रोटेशनल मोशन में वो रोल प्ले करता है जो लीनियर मोशन में फोर्स का होता है। तो जैसा सेंटेंस मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मैस के लिए बोला है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मैस प्लेज इन लीनियर मोशन, वैसा ही सेंटेंस आप टॉर्क और फोर्स के लिए बोल सकते हो। टॉर्क प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज फोर्स प्लेज इन लीनियर मोशन। फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन वेयर एज टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो यहां भी अब मैं कहता हूं कि ये स्फीयर है, अगर मैं इस पे टॉर्क लगाऊंगा, इस पे टॉर्क लगेगा तो तभी इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा।
और एंगुलर एक्सेलरेशन को देख के हम यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जज कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है या कम है। तो बेटा इसके लिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है टॉर्क को कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? टॉर्क का कोई फार्मूला याद है आप लोगों को? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म, फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म। और यहां पे मुझे बताओ, ये जो एरो शो किया हुआ है ये फोर्स के लिए है, और सेंटर से लेके जहां पे ये फोर्स लग रही है उस जगह तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसे आप मूवमेंट आर्म कहोगे। और यहां पे ये जो मूवमेंट आर्म है ये इस स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? इस स्फीयर के रेडियस के इक्वल होगा। तो यहां पे रेडियस की वैल्यू लिखी हुई है। इट मीन यहां पे स्फीयर जो लिया है उसका रेडियस 2 मीटर लिया जा रहा है, और इसकी मैस भी यहां पे मैंने मार्क कर दी है, सिलेक्ट कर लिया 5 kg। और फोर्स जो यहां पे लगाई जा रही है सपोज करो वो 20 न्यूटन है। तो बता सकते हो कि टॉर्क कितना होगा यहां पे? जी मेरा बेटा, फोर्स हमारे पास 20 है और मूवमेंट आर्म 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा, वो होगा 40 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये लिखा भी हुआ है 40 न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारा टॉर्क है। अब मैं स्टार्ट करता हूं, अगर इतना टॉर्क एक्ट करेगा तो इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो बेटा ये स्टार्ट कर रहे हैं, और आप जरा देखो कि रोटेशन स्टार्ट हो गई, और रोटेशन में इसमें एक्सेलरेशन आया, और वो कितना लिखा हुआ है? 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अभी ये तो इससे तो नहीं पता चलेगा आपको कि यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अभी तो एक वैल्यू आ गई है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूं कि ये वाला जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनडायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हो। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन किसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिपेंड करेगा। तो बेटा यहां पे आप देखो, अगर मैं मैस को बदलता हूं तो फिर देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा हम मैस को यहां पे कर देते हैं, मैस की वैल्यू को यहां पे 10 कर दें जी। मैस की वैल्यू को 10 करने पे हमने मैस को डबल कर दिया। अभी पहले यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। अब मैं जरा यहां पे इसको स्टार्ट करता हूं, और इसको स्टार्ट करने पे अब देखें कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा? 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन हाफ हो गया है। एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ, और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया। तो मैस को बढ़ाने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, रोटेशनल इनर्शिया बढ़ रहा है। एक फैक्टर तो हमारे सामने आ गया मैस वाला। अब आते हैं यहां पे साइज को चेंज करके देखते हैं। साइज कैसे चेंज होगा जी मेरे बच्चे? साइज को कैसे चेंज करेंगे? किसको चेंज करेंगे साइज चेंज हो जाए? जी मेरा बेटा रेयान, रेडियस, रेडियस को चेंज कर लो। तो लेकिन एक बात याद रखो, हमने यहां पे टॉर्क फिक्स रखना है। टॉर्क फिक्स रख के हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को चेक करना है, और उस एंगुलर एक्सेलरेशन से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जज करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फर्क पड़ा है। तो अब यहां पे मैं रेडियस को क्या कर देता हूं, इसको कर दें जी डबल, और ये मैस 5 दोबारा कर दें, मैस को 5 कर दें। मैस अब फिक्स कर दी, अब रेडियस को जो है वो हम डबल कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। पहले हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन था वो कितना था? 5 था, ठीक है। अब देखते हैं कि रेडियस को डबल करने से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक चीज नोट करो कि जब मैंने रेडियस को बदला तो यहां पे तो टॉर्क बदल जाएगा। टॉर्क कितना हो जाएगा? मूवमेंट आर्म इंटू फोर्स, 4 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 80 बन जाएगा। ये तो टॉर्क भी चेंज हो रहा है, तो हमने अभी टॉर्क को चेंज नहीं करना। एक क्वांटिटी को फिक्स करके बाकी दो क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन देख रहे हैं। तो टॉर्क हमने यहां पे 40 न्यूटन इंटू मीटर रखना है। उसके लिए फोर्स को हम क्या कर लेते हैं, वो हम 10 कर लेते हैं। तो यहां पे 20 जो वैल्यू है इसे जरा 10 करें, तो इसको जब 10 करेंगे तो अब देखते हैं कि हमारे पास, इसको स्टार्ट करते हैं, ये मैथ्स को 5 करें, इसको
रेडियस को 4 करें और इधर मैस को जो है 5 कर दें जी। अब हमने यहाँ पे तो 4 करें जी बेटा, अब साइज चेंज हो गया लेकिन टॉर्क फिक्स है। तो बेटा अब जरा हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करके हम देखते हैं कि हमारे पास कोई चेंज आई। जी बेटा, क्या आपने देखा यहाँ पे, ये आपने रेडियस को 4 करना है, दोबारा करें जरा इसको, रेडियस को 4 करें। आप जरा देखिए, जी बेटा अभी जो है वो इसको रीसेट कर लेते हैं ना। अब रीसेट करके अब जरा करें इसको 4, इधर आपके पास 10 आ गया, 40 हो गया, ठीक। का जो टार्क है 20 आ रहा है, टार्क 40 होना है। तो जरा करें, खैर बेटा अभी आप देखोगे यहाँ पे कि जब आप साइज को बड़ा करते हो तो साइज को बड़ा करने से यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन का कम होना ये कहता है कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन कम और इनर्शिया ज्यादा। तो खैर हमने दो फैक्टर यहाँ पे देख लिए, एक है मैस और एक दूसरा जो यहाँ पे होगा वो है साइज। तो इन दो चीजों को चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, और वो चेंज होगा। इसका जो लिंक है वो मैंने शेयर किया यहाँ पे, शायद इनसे कोई इशू आ रहा है वो देख लेना आप। अब जी जी बिल्कुल सही, ये 1 कर देते हैं, बल्कि 4 क्यों करना है, हम इसको हाफ करते हैं बेटा, ये अब कर लेते हैं, इसको हाफ करें और इधर फोर्स को 40 कर दें। अब वो साइज आपके पास ज्यादा था। अब जरा देखिए बेटा, अब जो है वो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, जी बेटा पहले एक्सेलरेशन यहां पे कितना था, 5 था। अब हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 20। टॉर्क यहां पे सेम है, तो इसका मतलब रेडियस को हमने हाफ कर दिया है। तो रेडियस को हाफ करने से यहां पे जो मूवमेंट ऑफ जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारा 4 टाइम्स हो गया है। पहले 5 था, अब 20 है। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 4 टाइम्स हो गया है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स कम हो गया है। तो इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे साइज को तब्दील करने से भी इफेक्ट हो रहा है। तो दो फैक्टर तो आपने देख लिए, एक यहां पे मैस वाला फैक्टर आ गया और एक यहां पे साइज के हवाले से पॉइंट देखा। अब एक और पॉइंट हम नोट करते हैं कि शेप के हवाले से भी देखते हैं जरा। एक मैं यहां पे अब बात करता हूं, इस सॉलिड की बात तो कर ली थी, दोबारा जरा अगर शुरू वाली वैल्यूज पे आते हैं तो शुरू वाली वैल्यूज पे हमारे पास रेडियस 2 था, मैस 5 थी और फोर्स यहां पे 20 थी, फोर्स 20 थी। और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो एक्सेलरेशन था वो 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर था, 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका है, ये स्फीयर का है। स्फीयर के लिए आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो। अब मैं जरा ऑब्जेक्ट चेंज करता हूं, ऑब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है कि नहीं। मैं अब क्या करता हूं, यहां पे सॉलिड एक सिलेंडर ले लेता हूं, सॉलिड सिलेंडर। पहले स्फीयर था, अब मैंने एक सिलेंडर सेलेक्ट कर लिया है। तो बेटा आप सिलेंडर के साथ जरा बात करते हैं, सेम फैक्टर्स हैं सारे। अब मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूं सिलेंडर के लिए तो इसको चेक करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। जी बेटा मोमेंट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। जी मेरा बेटा रेयान, रेयान चेंज हुआ है कि नहीं। हाँ जी, एंगुलर एक्सेलरेशन 4 हो गया है, 5 से 4 हो गया है। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कम हुआ है तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ या कम हुआ है। जी मेरा बेटा
एंगुलर एक्सेलरेशन कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। जिसमें एक्सेलरेशन आसानी से प्रोड्यूस हो, ज्यादा प्रोड्यूस हो, उसकी स्टेट आसानी से बदलती है। और जिसकी स्टेट आसानी से बदल जाए, इसका मतलब है उसकी वो अपोजिशन कम ऑफर कर रहा है, उसका इनर्शिया कम है। तो यहां पे हमारे पास चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पे कम हुआ है, तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कम हुआ है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। खैर, ये चीज भी देख ली कि ऐसा क्यों हुआ। हमने यहां पे शेप को चेंज किया। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था और बाद में हमने कौन सा सिलेक्ट कर लिया, एक सॉलिड सिलेंडर। तो फिर तीसरा एक फैक्टर और आ गया जिससे हमें नजर आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, वो है शेप। एक मैस हो गई, एक साइज हो गया और एक शेप हो गई। अब एक और चीज देखते हैं कि अगर मैं शेप तो हम सेम रख लें, एक यहां पे देख रहे हो ऑप्शन हमारे पास है स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल और स्फेरिकल शेल और जो सॉलिड स्फीयर है, इसमें क्या फर्क होता है बेटा। शेल होता है जैसे एक फुटबॉल होता है ना, सारी की सारी मैस सरफेस के ऊपर होती है, अंदर से सारा खाली होता है, उसे आप शेल कहते हो, ठीक है। और जो सॉलिड स्फीयर है वो सेंटर से लेके सरफेस तक हर जगह पे मैस होती है। तो पहले आपने सॉलिड स्फीयर की बात कर ली, अब आप स्फेरिकल शेल की बात करने लगे हो। शेप दोनों की सेम है, लेकिन मैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पे डिफरेंट है। मैस की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। जो सॉलिड स्फीयर है उस केस में मैस सेंटर से लेके सरफेस तक का है, जबकि स्फेरिकल शेल के केस में हमारे पास जो मैस है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर है, अंदर से खाली है। अब इस केस में अगर चेक करते हैं सेम फैक्टर्स के साथ, मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूं तो देखते हैं कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के लिए 5 था, एंगुलर एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर के लिए 5 था और स्फेरिकल शेल के लिए कितना है, ये 3 है। तो एक और फैक्टर आ गया, और वो क्या है, यहां पे मैस की डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 4 फैक्टर मैंने भी बोले हैं। एक यहां पे मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, एक साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फोर्थ वन जो फैक्टर देखा है वो है मैस की डिस्ट्रीब्यूशन, कि ऑब्जेक्ट के अंदर मैस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज हुआ है। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ गई है। एक और फैक्टर भी है। तो अच्छा, ये वाली सारी जो बातें की हैं अभी, इसको एक और सिमुलेशन से भी अंडरस्टैंड करती हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। उसमें रोलिंग ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं, जरा तो खोलिएगा। ले बेटा, ये हमारे पास यहां पे आप देख रहे हो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, वो यहां पे मार्क किए हुए हैं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं पहले जो डिफरेंट हाँ जी, मैं यहां पे ले रहा हूं एक सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और एक सॉलिड स्फीयर। इन दोनों के लिए हम जरा देखते हैं कि इनको अगर मूव करवाया जाए तो पहले बॉटम पे कौन पहुंचेगा। जो पहले बॉटम पे पहुंचेगा इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा है, और जिसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो अभी आप चेक करते हैं, इसको मैं रन करता हूं तो आप जरा देखो बेटा, पहले कौन पहुंच रहा है, कौन पहुंचा है इनमें, सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचा है। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, और जो सॉलिड सिलेंडर है वो बाद में पहुंच रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो ये शेप के चेंज होने की वजह से ऐसे हो रहा है। तो शेप वाला फैक्टर जो है, जो मैंने पहले आपको समझाया, वो यहां पे रोलिंग ऑब्जेक्ट के केस में भी आपने देख लिया। अच्छा, अब अगर मैं क्या करता हूं कि शेप अगर सेम ले लूं लेकिन मैस की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट ले लें। मैंने एक स्फेरिकल शेल ले लिया और एक सॉलिड स्फीयर ले लिया। इन दोनों के साथ जरा चेक करते हैं। इस केस में जरा हम इसको रीसेट कर लेते हैं और मैं इसको रन करवाता हूं। अब दोनों एक ही वक्त में नहीं पहुंच रहे। अब जो रेड वाला स्फीयर है जो कि एक सॉलिड स्फीयर है वो पहले पहुंच रहा है। तो बता सकते हो बेटा, रेड स्फीयर जो है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा,
जी मेरे बेटा, जी बेटा जवाब भी देना है। आयमा जका, जी बेटा जी बात समझ आ रही है आपको कि यहां पे अब एक सॉलिड स्फीयर है और एक स्फेरिकल शेल है, इन दोनों की बात हो रही है। और इसमें आपने देखा कि जो रेड स्फीयर है, जो सॉलिड स्फीयर है, वो पहले पहुंच रहे हैं। इसका मतलब वो फास्ट आया है, और फास्ट आने का मतलब है उसकी स्टेट इजीली बदल रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। बेटा याद रख लो, एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे के इनवर्स हैं। जिसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और जिसमें एक्सेलरेशन कम होगा उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो खैर ये आपने अभी यहां पे देखा कि शेप तो सेम है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू डिफरेंट मैस डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास इनमें मैस की डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो इस बात की गवाही है, इस बात की कंफर्मेशन है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैस के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, शेप पे भी डिपेंड करता है। शेप वाली बात पहले कर ली, मैस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी हो गई, साइज और मैस की बात हमने पहले कर ली थी। अब यहां पे बात करते हैं, एक और पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं अगर यहां पे, चलो ये रेड वाला स्फीयर जो सॉलिड स्फीयर है और एक क्यूब ले लेते हैं, इन दोनों को जरा चेक करते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझाने लगा हूं कि अगर इनको रन करवाते हैं तो इनमें जरा देखते हैं कि बॉटम पे पहले कौन पहुंच रहा है। जी मेरा बेटा, ये जो क्यूब है ये स्लाइड करके नीचे आया है, ये पहले पहुंचा, इसमें प्योरली लीनियर मोशन है, इसने इसका सिर्फ लीनियर इनर्शिया है, इसने सिर्फ लीनियर मोशन को ऑपोजिशन देनी है। जबकि हमारे पास जो स्फेरिकल स्फीयर है, जो सॉलिड स्फीयर है, वो एक तो ट्रांसलेट हो रहा है, लीनियर मोशन भी हो रही है, और साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, रोल करके नीचे आ रहा है, उसमें रोटेशनल मोशन भी है। इसका मतलब उस केस में हमारे पास दो तरह के इनर्शिया इफेक्ट करेंगे, एक लीनियर इनर्शिया और दूसरा रोटेशनल इनर्शिया। तो इन दो तरह के इफेक्ट की वजह से ओवरऑल इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो ऑपोजिशन ऑफर करेगा इस लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को, वो क्या करेगा, ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से ये बाद में पहुंच रहा है। अगर इसकी ऑपोजिशन ज्यादा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा है, और इसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ। तो ये एक चीज आपने देखी कि जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जो सिर्फ स्लाइड कर रहे होते हैं, उनमें सिर्फ लीनियर इनर्शिया इफेक्ट रखता है। जबकि रोल कर रहे होते हैं, रोलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर लीनियर मोशन भी हो रही है और रोटेशनल मोशन भी हो रही है, तो वहां पे दोनों तरह की इनर्शिया जो है वो इफेक्ट कर रही हैं। तो खैर बेटा, ओवरऑल आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के हवाले से पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया। अब आते हैं हम जरा अपनी पीपीटी पे। जी बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो मैंने बोल भी दिए हैं, इसको जरा एक दफा पढ़ लेते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? वी एक्सपीरियंस दैट effort is required to set a body into rotation or to stop a uniformly rotating body। ये आप जानते हो कि जब भी एक रुकी हुई ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना चाह रहे हो, आपको एफर्ट करना पड़ेगी, या अगर कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है उसको रोकना चाह रहे हो तब भी एफर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने एक अपोजिशन देनी है। तो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट को बदलने के खिलाफ जो अपोजिशन है उसे आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हो। ठीक हो गया बेटा? और ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और उन फैक्टर्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता भी दिया और यहां पे लिख भी दिया है। सबसे पहला फैक्टर क्या है? ये मैस पे डिपेंड करता है, दूसरा साइज पे, तीसरा शेप पे, और चौथा यहां पे मैस डिस्ट्रीब्यूशन पे। कि ऑब्जेक्ट के अंदर मैस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पे भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। और एक फिफ्थ पॉइंट भी है, वो है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पे ये मैंने एक फिगर लगाई है। इस फिगर में आप देखो, ये कोई सॉलिड स्फीयर है, एक केस में
मैंने एक्सिस सेंटर में से पास किया है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन को इस स्फीयर के सेंटर पे ले लिया है, और एक केस में मैंने एक्सिस को यहां पे टेंजेंट लाइन के अलोंग ले लिया है। अब इन दोनों केसेस में मुझे बताओ, जब इनको घुमाओगे तो किस केस में रोटेशन आसानी से होगी? हाँ जी बेटा, किस केस में रोटेशन इजीली होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा स्पीड से ऑब्जेक्ट रोटेट किया जा सकता है? सेंटर में से पास होने वाले एक्सिस के केस में। अगर एक्सिस सेंटर पे होगा तो यहां पे इजीली ये रोटेट करेगा, फास्टली रोटेट करेगा, एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। जबकि टेंजेंट के अबाउट अगर आप स्फीयर को घुमाते हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ रोटेट नहीं करेगा। तो बेटा ये आपने अंडरस्टैंड किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन की तरफ भी आएंगे। अभी इस तरह मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है। सिंपल इनर्शिया मीन लीनियर इनर्शिया, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाएगा तो वो है रोटेशनल इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आपने लीनियर इनर्शिया को मेजर करना है तो मैस को मेजर कर लेते हैं, और अगर आपने रोटेशनल इनर्शिया को मेजर करना है तो हम मैस को आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेजर करते हो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो मैंने यहां पे लिख दिए। अब इन्हीं फैक्टर्स की फॉर्म में हम एक फार्मूला बनाएंगे, और उस फार्मूले से भी आपको नजर आ जाएगा कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए जो है हम अपना लेक्चर जो है इंशाल्लाह, बाकी ये जो कैलकुलेशन है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।